हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। एक और एपिसोड मैं अपने पॉडकास्ट का लेकर आया हूँ आपके लिए, जो अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रो अप कर रहे हैं। और इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे आगे लेकर जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो आप कर ही दोगे क्योंकि आज का पॉडकास्ट होने ही बहुत जबरदस्त वाला है। तो हेलो अंजलि जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? फैंटास्टिक। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमें टाइम दिया। माय प्लेजर। एंड हमारा जो चैनल है उसके बारे में आपको तो मैंने बताया ही था, और हमारा पर्पस वेरी मच क्लियर है कि हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म लोगों को देना चाहते हैं कि आफ्टर द फिनिशिंग स्कूल एंड कॉलेजेस और अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा फ्री हो जाएं तो वो क्या करें, क्या मेंटालिटी रखें। तो टेल मी अबाउट यू योर सेल्फ, क्योंकि मैं तो बता दूंगा, लेकिन क्या होता है कि कई बार खुद की बातें अगर खुद बताते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बिल्कुल कनेक्शन फील होता है। यस सो डेफिनेटली। प्लीज़ आप बताइए आपके बारे में कि व्हाट यू आर एंड हाउ यू आर हियर नाउ। देखिए, मेरी स्टोरी तो बहुत ही अलग है, क्योंकि बहुत ओल्ड स्कूल 70s की मूवी की तरह, जिसमें अमिताभ बच्चन कैसे स्ट्रगल करके कुछ बनता था, एकदम रैग्स टू रिचेस की स्टोरी होती थी, 0 to 100 वाली, बिल्कुल फिल्मी कहानी है। तो बहुत सारे यंगस्टर्स पे वो अब एप्लीकेबल भी नहीं होता, क्योंकि अब जो जनरेशन है उनको काफी सुविधाएं पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ ऑन हैंड मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटीज, और बहुत समय भी बहुत आगे बढ़ चुका है, और पेरेंट्स आप बहुत इन्वॉल्वमेंट लेते हैं बच्चे की लाइफ में, करियर में, प्रोफेशन में, एजुकेशन में। मेरे समय भी ऐसा ही था। बोथ माय पेरेंट्स वर वेल एजुकेटेड, दे वर वेल एजुकेटेड, लेकिन समय का कुछ ऐसा फेर हुआ जिंदगी में। My father lost a lot of money. I was very young, only 12 years old. Okay. तो 12 साल की उम्र में ही ये घुस गया था कि कुछ करना है। Okay. मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ गई। मैं ये समझती हूँ कि स्ट्रगल लाइफ में आना चाहिए। जब कोई स्ट्रगल आता है तभी आप एक फाइटर बनते हो। अगर सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए, जैसे आज मेरे बच्चे हैं, ये इस जनरेशन के, व्हाट वी कॉल द जेन जी जनरेशन, जो भी है, थोड़ा सा मेरे ऊपर से जाता है, पर ठीक है, अप्रिशिएट देम। उनमें भी अपनी अलग कला, टैलेंट और बहुत स्कोप है उनमें भी। उनका सोचने का तरीका भी बहुत रोबोटिक है, बड़े टेक्नोलॉजी वाइज भी वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उनसे भी मैं बहुत सीखती हूँ, अपने बच्चों से। लेकिन जो एक कोर बेसिक वैल्यूज होते हैं ना, जो हम लेके आ रहे हैं 1980s से 90s से, जो हम ला रहे हैं, जहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स द प्रोफेशन होता था, कि पेरेंट्स का भी उसमें होता था कि आपको सिंगर बनना है, पर पेरेंट तब बोलते थे नहीं नहीं, तू डॉक्टर ही बनेगा। अब कैसा, अगर आपको सिंगर बनना है तो माँ बाप खुद लेके ऑडिशंस में दौड़ रहे हैं बच्चों को, काफी सपोर्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि बेसिक एक जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना बेसिक जो है, एथिक्स जो अपने अंदर होने जो चाहिए, होते हैं, प्रिंसिपल्स, और एक ओल्ड स्कूल तरीका, वो भी आना ही चाहिए। राइट, ठीक है, वो आना ही चाहिए। तो वो है कि अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था मेरे टाइम पे। तो मेरे में तो बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ गई थी, सिंस द एज ऑफ 12। मैंने स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज से ही पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, यस। हम तो जब 12 साल के थे तब हम मंजियां खेलते थे, मतलब वो बिल्कुल लखोटियां, और क्रिकेट के अलावा कुछ खेला ही नहीं हमने 12 साल में। तो नहीं, बहुत फॉर्चुनेट होते हैं ऐसे लोग भी, जिनको पूरा बचपन इनोसेंस में या बिना ज्यादा मैच्योर हुए जीने का मौका मिलता है। पर कई लोग, दे आर चूजन बाय गॉड। तो आप समझो मेरी जर्नी, आई वाज ऑलवेज गॉड्स फेवरेट, चूजन बाय गॉड। जितने भी आज मैं लोगों का देखती हूँ, जब इंटरव्यू देखती हूँ, जितने भी बड़े लोग हैं, सबकी कहानियां ऐसी है कि बहुत स्ट्रगल से आए हो, और चाइल्डहुड में बहुत स्ट्रगल रहा, वही चीज ने उनको बनाया है आगे। राइट। तो उस समय ऐसा था कि मैंने स्कूल के बाद ही पार्ट टाइम शुरू कर दिया। जॉब मैंने कभी नहीं की। मेरा क्लियर था कि मुझे नौकरी कभी नहीं करनी, दो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन मेरा अपना पर्सनल चॉइस था कि मैं सर्विस नहीं करूंगी, सर्विस टू एनीवन। ओके, मैंने सेल्स से शुरू किया, एनी काइंड ऑफ सेल्स, कुछ भी बेचो, जो मिले बेचो, बस बेचो। बेचने की है बीमारी, वो वाला होता है ना, बस वही, जो मिले बेच दो। मतलब जो मन में आया था वो, मतलब जहां आपको सेल्स का मिला वहां पे आपने सेल्स करना स्टार्ट कर दिया। जहां जो मौका मिला, पॉलिसी बेचनी है बेच दी, गाड़ियां बेचनी है बेच दी,
घर बेचने, जो भी बेचने का है, जैसे लोग ऐसे भी बोलते थे कि तुम कश्मीर में जाके आइसक्रीम भी बेच सकती हो। हाँ, मतलब जो बिकने की चीज है वो आप बेच सकते हो, ऐसा बिल्कुल, और जो नहीं बिकने की चीज है हाँ, वो भी मैं बेच सकती थी। तो वो मैं मानती हूँ कि हर एक बच्चे में, हर एक इंसान में, एक इंडिविजुअल में एक टैलेंट तो होता ही है। राइट। जैसे मुझ में सेल्स का था, तो पहले तो क्लैरिटी चाहिए बच्चों को कि वो समझे कि उनका प्लस पॉइंट क्या है, उनमें क्या यूएसपी है उनकी, उनका जो वो पहले तो पकड़े, रिकॉग्नाइज करें, फिर एक क्लैरिटी लाए कि उनको करना क्या है लाइफ में, डिसाइड करें कि हमें ये करना है। बहुत ज्यादा एज तक बैठ के सोचना कि नहीं मैं ये बनना चाहता हूँ, आपने 4-5 साल वहां बर्बाद किए, फिर नहीं मैं ये बनना चाहता हूँ, और उस कंफ्यूजन में ही आपने 6-7-8 साल निकाल दिए। एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, फोकस। आपको कब पता चला कि भाई मेरे अंदर सेल्स की स्किल है, आपको ये कब पता चला? तब पता चला जब मैंने न्यू इंडिया एश्योरेंस में एज एन एजेंट पॉलिसी बेचने के लिए जब मैं गई वहां पे, उन्होंने मुझे मौका दिया अपने दैट इज योर फर्स्ट दैट इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू अर्न मनी। तो मैं जब वहां गई तो वहां 40 साल के भी थे मेरे टीममेट्स, 50 के भी थे, 30 के थे, और मैं सबसे छोटी थी 17 साल की। ठीक है, सबसे ज्यादा मैं बेच देती थी। अच्छा। जाते ही सबसे ज्यादा मैं बेच देती थी। तो मुझे तब पता चल गया था कि ये मेरा प्लस पॉइंट है। यानी कि अगर जिसका सेल्स अच्छा है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं बिलीव करती हूँ बहुत अच्छा बिजनेस पर्सन बन सकता है, क्योंकि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल सकता है, जिसकी वजह से आपको एक्चुअली कुछ भी करना हो या कुछ भी स्टेप लेने हो, बिना सेल्स के आप नहीं कर सकते। यानी कि वे ऑफ टॉकिंग, कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, आप कैसे बात करते हो किसी से, बहुत सारी स्किल्स का मर्जिंग है ये सेल्स। डेफिनेटली, राइट। तो वो मुझे पता चल गया था कि बॉस ये टैलेंट है अपने में, अब हमें इसी को लेके चलना है आगे। ओके। सो उसके बाद आपकी जो जर्नी है, जैसे कौन कौन सी जॉब्स आपने की या कहाँ आपने सेल्स किया, अभी इसी की बात करते हैं। सेल्स, पहले तो इंश्योरेंस कंपनी में सेल किया, ठीक है, फिर कार एजेंसी में सेल्स की। सेल्स की ऑफर मुझे के बहुत आती थी कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, आप सेल्स डिपार्टमेंट को संभाल लीजिए, आप हमारी सेल्स टीम से बात कीजिए, उनको मोल्ड कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। यहाँ तक पहुंच गई थी मैं, सेल्स में मेरा इतना नाम हो गया था। और हर तरह की वो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना, हाँ, MLM, वो भी मैंने की है। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी आपने मल्टी लेवल में की है? मैंने एमवे भी किया है, ओके, फिर ओरिफ्लेम भी किया है, ये सारी ओके। उस समय ये बहुत हाइप पर थी। यस, एमवे तो अभी भी है, लेकिन एमवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है, और तब ये सब कुछ नया नया था। हाँ, मैं आज से 22-23 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तब तो बहुत नया था ये सब कुछ। सबको लग रहा था कि बहुत कमा लेंगे इसमें से, और लोगों ने कमाया भी है। ठीक है, सेल्स करने के बाद फिर वन फाइन डे ऐसा यूरेका मोमेंट हुआ मुझे। मैं बहुत डीप थिंकर हूँ। मैं घर पे पूरा दिन, जब मेरा रूटीन खत्म हो जाता है, रात में जब मैं सोने जाती हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि क्या मैं सही जी रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, आज के दिन मैंने क्या किया है, और जो कुछ भी मैंने आज के दिन किया है, कैसे, हाउ इज इट एडिंग अप टू माई लाइफ, राइट, ये मैं सोचती हूँ। तो एक दिन रात को एक यूरेका मोमेंट हुआ। मैंने सोचा कि मैं बहुत उम्दा सेल्स पर्सन हूँ, मुझ में ये टैलेंट है, मेरी यूएसपी मैं खुद के लिए ही अब यूज करूँ, राइट। अब मैं नहीं बेचूंगी, किसी का भी कुछ नहीं बेचना है मुझे। सो उसके बाद से आपने अपना खुद का बिजनेस करना शुरू किया। एंड व्हाट इज योर फर्स्ट बिजनेस, लाइक आपने क्या सोचा या किस तरह उस डिसीजन में पहुंचे कि इस चीज का बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है? मुझे ऐसा लगा कि मुझ में एक फैशन सेंस है, पहले से ही था थोड़ा, राइट। लोग अप्रिशिएट करते थे मेरे वे ऑफ ड्रेसिंग को, कैसे मैं अपने कपड़े कैरी करती हूँ, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी सजेशन देती थी जो थोड़े से ऑन द हायर साइड ऑफ द वेट हैं या बहुत पतले हैं, तो उनको कैसे कामोफ्लेज करके अपने कपड़े पहनने, जो बहुत पतला है उसको बता दिया कि तू जैकेट पहना करे। तो सजेशंस अच्छे देती थी मैं। तो मुझे लगा कि मुझे गारमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहिए, क्लोथिंग, टेक्सटाइल एंड गारमेंट। तो मैंने सबसे पहले अपनी कपड़ों की दुकान की मुंबई में, और दैट वाज अ सुपर हिट था वो, क्योंकि मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, सेल्स, इतना एक्सपीरियंस जो मिल गया था, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने की, और कनेक्शंस थे वो अलग। यस,
तो ऑलरेडी आपके पास एक मार्केट था जिनको आप ये कपड़े सेल कर सकते थे। Yes. और उसके अलावा आपने नया मार्केट जनरेट किया अपने लिए। और बहुत सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे 2 चीजों की वजह से। एक कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आ रही थी, मेरी मॉम प्रिंसिपल थी केंद्रीय विद्यालय में, मेरे डैड थे एमएससी पीएचडी, बहुत पढ़े लिखे। ही वाज अ लेक्चरर एट प्रोफेशनल कॉलेज इन तमिलनाडु इन मद्रास। तो सब पढ़े लिखे फैमिली से आ रही थी मैं। एंड यू आर डूइंग अ बिजनेस। हाँ, तो ये तो पूरा जनरेशन ही पूरा चेंज हो गया। तो पूरा एक ट्विस्ट लंबा लिया। घर के लोग अप्रूव नहीं करते थे, उनको लगता था कि नहीं, यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, तुमको तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, ठीक है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी वैसे सेट हो गई थी कि, और अभी भी इंडिया में ज्यादातर अगर रूरल एरियाज में देखा जाए तो उनके लिए तो गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। गवर्नमेंट जॉब मिल गई मतलब हमारा बच्चा वाओ गॉड सेंड है, भगवान ही मिल गया हमें, सेटल्ड हो गया, लाइफ सेटल्ड हो गई, हमारा बच्चा संस्कारिक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं बिजनेस ही करूंगी। तो उस वजह से घर के लोग नाराज भी रहते थे, पर मुझे रियल अप्रिसिएशन तो मुझे बाहर की दुनिया में मिला। लोगों ने देखा छोटी सी लड़की है, एक वो पॉइंट से भी बहुत अप्रिशिएट होता था कि कितनी कम उम्र में क्या क्या कर रही है, क्या अचीव कर रही है। मुझे लगता है कि घर से ज्यादा अप्रिशिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन मुझे बाहर की दुनिया में मिला। सपोर्ट भी मिला, उनको लगा छोटी बच्ची कुछ कर रही है तो तो हम सपोर्ट करते हैं इसको, बहुत मिला। और मैं फिर वहां से मैंने कभी पीछे मतलब आपने रिस्क लिया और उसके बाद आपको उसका रिटर्न भी मिला। बिल्कुल। बट जस्ट टेल मी वन थिंग कि आप उस समय के फैशन को रिप्रेजेंट करते थे, आज आप भी हो यहाँ पर, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है तब के फैशन में और आज के फैशन में? फैशन में नहीं, फैशन सेंस में, जो आज के बच्चों के अंदर और यंग पीपल्स के अंदर है। आफ्टर 40s भी कई लोगों के अंदर जो सेंस है, मतलब वो कितना दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है वाले काइंड ऑफ थिंग्स, तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि कहाँ अपन लैग कर रहे हैं या कहाँ करेक्शन की जरूरत है? मुझे लग रहा है लैग तो बिल्कुल नहीं कर रहे। अब हमारे इंडिया में ऐसा एक बबल क्रिएट हुआ है फैशन का, जल्दी ही फटेगा वो, पर हुआ है ऐसा कि पहले क्या होता था कि हम जो बड़े पर्दे पे देखते थे कि हीरो हीरोइन ने पहन रखा है, वो ड्रीम क्लोथ्स लगते थे हमें। चमकीला जैकेट गोविंदा ने डाल रखा है और करिश्मा ने चमकीली आधी क्रॉप टॉप और ये सब डाला है, पर हम रियल लाइफ में नहीं पहनते थे वो। अब सैटरडे संडेज भी लड़के लड़कियां वैसे कपड़े पहन के कैफेज में जा रहे हैं। तो बिल्कुल जो एक ग्लोबल फैशन है ना, वो हमारी रूटीन लाइफ में आ गया है, जो तब नहीं था। डिजाइनर क्लोथिंग तब हम रेयरली सुनते थे कि कोई डिजाइनर क्लोथिंग बाय कर रहा है, परचेस कर रहा है। आज मार्केट उसका बहुत हाइप पे है। मुझे लगता है एक सर्विस ओरिएंटेड एक पर्सन है या एक जो सेक्टर है लाइक सोसाइटी में, वो भी डिजाइनर वेयर अब उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही होती है कि या तो डिजाइनर वेयर हो या तो लिमिटेड एडिशन हो। अगर लिमिटेड एडिशन है, मुझे नहीं चाहिए कि भाई मेरे जैसी शर्ट पहन के कोई दूसरा बंदा मेरे सामने आ जाए, काइंड ऑफ थिंग। अभी ये सारा बहुत कुछ हो गया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये आज की जनरेशन को बहुत गलत तरीके पे ले जा रहा है, रॉन्ग वे में ले जा रहा है? क्योंकि वो अपनी सारी इनकम या ज्यादातर इनकम वो ऐसी चीजों में वेस्ट कर देता है जो उसके ऊपर प्रेजेंटेबल भी नहीं है और वो ज्यादा उसको यूज भी नहीं कर सकता। ये पॉइंट आपका बहुत सही है जो आपने कहा कि प्रेजेंटेबल नहीं है। मुझे लगता है कपड़े आप अपने मर्जी के पहनिए, आप कमाते हैं, आप अपने फाइनेंसेस को देख के आप मैनेज करके, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप कर सकते हो आज की जनरेशन। लेकिन जो आपने कहा कि आपके ऊपर वो जज नहीं रहे हैं, बट ओनली बिकॉज सब पहन रहे हैं आप पहन रहे हो। पहले तो आपको अपने शरीर को देखना है। मैं अपने ऊपर से बोलती हूँ कि इफ यू आर लिटिल बिट हायर ऑन द वेट साइड, तो आपको सोच समझ मैं जब कपड़े लेने जाती हूँ मेरी डॉटर के साथ, शी इज अ टीनेजर अभी, तो वो बोलती मम्मा ये बहुत अच्छा है ये ले लो, मम्मा ये बहुत अच्छा है ये ले लो। मैंने कहा बेटा आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो इसको, ये इतना अच्छा है। मैंने कहा बेटा मैं इस ड्रेस को मैं रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली वो ड्रेस मुझे रिजेक्ट कर रही है। मुझे ये देखना चाहिए कि मुझ पे क्या सूट करेगा, बिकॉज एवरी पीस ऑफ क्रिएशन इज स्पेशल एंड इट इज परफेक्ट, पर वो मेरे बॉडी पे के लिए नहीं है, मेरे बॉडी पे अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये नहीं है सेंस अभी, ये मैं देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सेंस तो है नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे ऑरा में रहते हैं या कैसे पीपल्स के साथ रहते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि भाई सेंसेबल ऑफ द ड्रेसिंग ये नहीं है कि आप कितने कपड़े छोटे पहन रहे हो या कैसे पहन रहे हो। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, आपको
लोगों के सामने रिप्रेजेंट होना है। आप कभी भी आप लाइक रोड पे वॉक करने जा रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू वॉक लाइक क्रॉप टॉप या वो पहन के आप नहीं जाओगे। यू आर गोइंग टू बी लाइक ट्रैक टी शर्ट पहन के जाओगे, सूट पहन के जाओगे, शूज पहन के जाओगे, हाई हील पहन के वॉक करने नहीं जाओगे। जब वो समझ है आपको तो आपको ये भी समझना है कि जब आप मार्केट में बाहर निकलते हो, किस जगह जा रहे हो, वहां पे कैसे लोग होंगे, कैसी मेंटालिटी के लोग होंगे और वहां पे आपको कैसा दिखना है कि आपका यूज ना हो जाए। दैट इज द ओनली फॉर सेगमेंट। जैसे अभी बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप्स चल रहे हैं, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, सब जगह ये कहते हैं कि प्रोफेशनल ड्रेस पहन के आपको जाना है। व्हाट मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल ड्रेस? पैंट शर्ट, ब्लेजर्स। लेकिन फीमेल्स के लिए प्रोफेशनल ड्रेस क्या होता है? फीमेल्स भी सेम ड्रेसिंग करती सेम हैं, ड्रेसेस यूनिसेक्स है ब्लेजर्स पहनना, ये एग्जैक्टली मेल एंड लेकिन फीमेल। अब वो जो यूनिसेक्स ब्लेजर्स हैं या ड्रेस हैं उसको आप कैसे कैरी करते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपकी बॉडी नहीं डिजर्व करती कि टाइट फिट चीजें पहने एंड यू आर स्टिल वेयरिंग इट एंड आपको लग रहा है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बट द पीपल देखने वालों जो वहां पे हैं उनको भी ये महसूस हो रहा है कि यार नहीं, आप अनकंफर्टेबल हो। हाँ, अपने आप अनकंफर्टेबल नहीं हो, आपको देख के मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई आई फील अनकंफर्टेबल कि यार, क्योंकि सी जो 90s के लोग हैं वही आज लोग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रन कर रहे हैं या वो एक लेवल पर हैं, तो उनकी मेंटालिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सम थॉट प्रोसेस कि भाई जैसे अभी लूज ड्रेस पहले अमिताभ बच्चन पहनता था, पता है वो बॉल बॉटम वाली पैंट्स और ये सारी चीजें लूज पहनते थे। तो वो जो स्टाइल थी, फैशन स्टाइल, वो वापस अभी रीस्टाइल हुई है। अभी लोग उसको पहनना वापस लोगों ने पसंद किया है। पहले बच्चों को ये कहा जाता था कि भाई थोड़ा ढीला कपड़ा पहनो, तो वो और टाइट पहनते थे। आज उनको ये कहा जाता है थोड़ा सा शॉर्ट या फिर फिटिंग बॉडी फिट वाली आप ड्रेस पहनो। टाइट फिट पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉडी फिट आप पहनो कि कम से कम एक्स्ट्रा कपड़ा ना जाए। तो आज बच्चे जो हिप हॉप डांस वाले एकदम लूज, डाउन शोल्डर और क्या बिग साइज टी शर्ट समथिंग को चाहिए। तो दैट इज द फैशन सेंस। कि ये फैशन सेंस आ कहां से रहा है? सी आई टेल यू, सबसे अच्छा एग्जांपल तो बादशाह है, जो सिंगर है बादशाह। हाँ, ही इज लिटिल बिट हेवियर बाय बॉडी। हाँ, मैंने हमेशा उसे नोटिस किया कि वो ढीले ढीले कपड़े पहनता है, क्योंकि उसकी बॉडी ना दिखे, कि नहीं दिखे, वो डिसेंट लगता है। हाँ, बैलेंसियागा से लेके गुची, हर ब्रांड उसके पास है, उसके पास कोई कमी नहीं है। पर वो कपड़ों का सिलेक्शन ऐसे करता है जिससे कुछ ना दिखे। राइट। तो ये हमें देखना चाहिए कि अक्सर उल्टा होता है कि जो मोटे हैं वो सोचते हैं कि टाइट कपड़े पहन के हम पतले दिखेंगे, बट दैट इज अ मिसकंसेप्शन। वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि डिसेंट आप पे सूट करें, ऐसे समझदारी से अगर आप कपड़े पहने तो कोई भी कपड़ा आप पे जचेगा। राइट, वेरी राइट। व्हाट यू थिंक अबाउट के अब जो टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर यंग बच्चे जो हैं वो क्या करें सोशल मीडिया से लेकर? बिकॉज ऑफ कि सोशल मीडिया का आपको पता ही है कि आज 75% प्लस जो परसेंटेज अगर देखा जाए ऑफ द इंडिया, 75% प्लस बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही हैं और वो कितना फेम के भूखे हो गए इन शॉर्ट कि भाई 2-3 जन अगर हो जाते हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, रेगुलरिटी नहीं रख पाते, और सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे गंदगी हो गई है उसके बारे में आपके क्या सोचना है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और बहुत वेरिएशंस में इसके जवाब हो सकते हैं, पर मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके आपको कुछ टिप्स दूंगी कि इनफैक्ट यंगस्टर्स को टिप देना चाहूंगी मैं, है ना। तो क्या है कि कुछ लोग बड़े फेमस हो गए इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, उनको देख के अब हर किसी को, आप किसी को भी देखिए वो ब्लॉगर है, ठीक है। वो सोशल मीडिया का अपना चैनल चालू कर देता है, यूट्यूब पे चैनल कर देता है, इंस्टा सब कुछ कर रहा है। इतना ट्रैफिक है अभी, ज्यादा ट्रैफिक है। जो लोग क्लिक हुए हैं एक जमाने में वो बहुत, तब हमने उसको अपॉर्चुनिटी को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। जिन लोगों ने इनिशियली उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया वो लोग क्लिक हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तब इतना ट्रैफिक नहीं था। आज गांव खेड़े से लेके शहर तो ठीक है, हर किसी के पास एक सेलफोन है और वो सेलफोन से वो खुद ब्लॉगर बना हुआ है, फैशन इन्फ्लुएंसर है, कोई क्या है, कोई आई मीन एवरीवन इज डूइंग दैट। उसकी वजह से स्कोप बहुत कम हो जाता है। जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा की सप्लाई है।
Right. हर दूसरा व्यक्ति फैशन ब्लॉगर है, हर दूसरा व्यक्ति फूड ब्लॉगर है, हर दूसरा व्यक्ति न्यूज कवर कर रहा है, सिटी न्यूज। तो स्कोप कहाँ है? बहुत हाई कंपटीशन है। हाँ, अगर आपके पास कंटेंट कोई बहुत अलग कंटेंट है, आप ये देखो कि 15 मिठाई की शॉप है एक लाइन से, तो वो मिठाई सब अपनी अपनी तरीके से क्वालिटी अच्छी बना रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, सोशल मीडिया में आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या अलग कर रहा हूँ, मेरा ऐसा क्या अलग है जो कि मुझे देखेंगे लोग। टेल मी वन थिंग, आपने एक चाय वाला है, हाँ। बहुत ही फेमस चाय वाला है, डॉली। हाँ डॉली, क्या अलग किया उसने? उसने अलग किया, क्या अलग किया? मैं वही पूछना चाहता हूँ कि उसने अलग क्या किया? उसने अलग किया, एक तो आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी अपना अपीयरेंस रखते हो ना, वियर्ड मैं उसे बोलूंगी, आई एम रियली सॉरी, अगर थोड़ा अलग भी लग रहे हो, अलग मतलब हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता है, कभी कभी वियर्ड भी अलग होता है, वो उसका अपना फैशन सेंस है, ठीक है, पर वो उसके जिस तरह से बाल रखता है, जैसे उसके, और कौन सा चाय वाला ऐसा होता है जो चश्मे लगा के लाल बाल और वो करके, और फिर उसका एक, आई डोंट नो, आई फाइंड इट वेरी वियर्ड जिस तरह से वो दूध डाल के अपने मुंह से, I don't know, sometimes you can do things जो अप्रिशिएट नहीं भी होगा, अब पता नहीं वो क्लिक हो गया, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके पास बिल क्लिंटन आए और वो उसके बाद फेमस हुआ। अगर आप उसके पेज पे जाओगे तो पहले से ही लोग उसको कवर कर रहे हैं, आ रहे हैं लोग, उससे मिल रहे हैं। आपको पता है कि ऐसी कंटेंट, मतलब डॉली जी को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ही इज नॉट अ गुड गाय, ही इज अ वेरी गुड गाय। कई बार क्या होता है कि आप एक हंसने का पात्र जब बनते हो, हाँ। उसके बाद लोग आपको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। Yes. लोग एजुकेटेड चीजों को देखना इतना पसंद नहीं करते जितना वो एंटरटेनमेंट चीजों को देखना पसंद करते हैं। और एंटरटेनिंग मतलब या तो आपने किसी का मजाक उड़ाया या आप खुद मजाक बन गए। जैसे आप देख लो कि बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे बच्चों को लगता है कि यहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसके साथ जब वो कोई एक कीवर्ड सर्च करते हैं तो उस कीवर्ड के साथ बहुत सारे ऐसे टाइम वेस्टिंग चीजें आ जाती हैं कि वो अपना माइंड डाइवर्ट कर बैठते हैं, तो फोकस नहीं रख पाते। आप क्या करवाते हो अपने बच्चों को फोकस में रखवाने के लिए? मेरी पेरेंटिंग बहुत अलग टाइप की है, जो भी बहुत लोग अगर इस इंटरव्यू को देखेंगे तो उनके समझ में भी नहीं आएगा। माई डॉटर इज 16, मेरा बेटा है 13 ईयर्स का, एक बेटा अब 11 साल का है। 16 साल की बच्ची के पास भी अपना पर्सनल सेलफोन नहीं है, अभी 2 साल के बच्चे के पास भी अपना पर्सनल सेलफोन है। मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक इंटरव्यू में उनको कहते हुए सुना था कि उनके बच्चे को उन्होंने सेलफोन नहीं दिया है। राइट, ठीक है। मैंने पेरेंटिंग को लेके, जैकी चैन जो है उनकी पेरेंटिंग भी बहुत अलग लेवल की रही अपने बच्चे के साथ। तो पेरेंटिंग के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की बुक्स पढ़ी, वो अपने बच्चे को कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं वो, जबकि उनके पास बिलियंस पैसे हैं, सारी सुविधाएं हैं, वो वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी हैं, टॉप सेलिब्रिटीज ऑफ द वर्ल्ड, किसी चीज की कमी है ही नहीं, लेकिन वो नहीं देना चाह रहे हैं अपने बच्चे को। और यहाँ पे एक हम मिडिल क्लास इंसान भी सोचता है बच्चे को मोबाइल दो, कहीं ना कहीं पेरेंट्स है ना बच्चे से बस वो स्पेस चाहते हैं बहुत बार, कि खाना खा ले तो मोबाइल दे दूंगा, या मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिले तो मैंने मोबाइल दे दिया। मेरे बच्चे आज भी दे डोंट हैव सेल फोन्स, दे आर ऑलवेज मॉनिटर्ड। मैं उनको कभी भी ऐसे फ्री स्पेस में, कि मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, ड्राइवर जाएगा, गाड़ी जाएगी, आप घर की गाड़ी में जाइए आइए, आपके पास सारी सुविधा है, आपकी मॉम, जबकि मैं वर्किंग वुमन हूँ, मैं सिंगल हूँ, फिर भी मैं जाऊंगी साथ में। अच्छा, एक और चीज का मेरे यहाँ बिल्कुल परमिशन नहीं है, दैट इज पैजामा पार्टीज, ऐसा कुछ है, नाइट स्टे करते हैं बच्चे किसी किसी के घर, नाइट आउट, हाँ नाइट आउट, पैजामा पार्टी व्हाटएवर। I said there are no pajamas. I don't have any pajamas to give you and go and stay at other people's house. I'm really sorry. तो बहुत सारी चीजें, जैसे अभी मैंने अपनी डॉटर को मना किया है, वो बड़ी है सबसे, तो मैंने अपने 2 बेटों को भी मना किया है। ऐसा नहीं है कि लड़की के लिए कोई अलग रूल है और लड़के के लिए कोई अलग रूल है, बिल्कुल नहीं, वरना उसे लगेगा कि भाइयों को ये छूट मिल रही है। देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट माय होम। अगर मेरी बेटी चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, सैंडविच बनाती है, तो बेटा भी बनाता है। अगर कोई चीज मेरी डॉटर के लिए मना है तो बेटे के लिए भी मना ही है। तो मेरी पेरेंटिंग शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, थोड़ी ओल्ड स्कूल है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है, और मैं काफी
प्रोटेक्टिव हूँ अपने बच्चों को लेके। लोग उसे कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव भी बोलते हैं, पर ठीक है, देखिए अपनी उम्र में आने के बाद हर बच्चे को सब कुछ मिलेगा, सबके पास सेलफोन होंगे, लैपटॉप्स होंगे, जब अपना उनका काम टाइम आएगा करेंगे, तब सब कुछ जब उनको एकदम नीड होगी। जैसे मेरी डॉटर ने रिसेंटली अभी स्टॉक मार्केट की क्लासेस शुरू की थी, तो शी नीडेड अ टैब। वो टैब से ही सब कुछ, वो ट्यूशंस में पढ़ाते थे, तो आई गेव हर अ टैब कि भाई आपको पढ़ाई के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको डिमांड, गलत डिमांड नहीं करनी है। ये नहीं कि आप बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हो। माय चिल्ड्रन डोंट हैव एनी सोशल मीडिया प्रोफाइल येट, एनी अकाउंट। वो एक्सपोजर मैं अभी इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे को फिल्टर नहीं पता है, राइट, कि ये फिल्टर है। और मैंने ये नोटिस किया कि इंस्टाग्राम पे कोई फिल्टर ही नहीं है, कुछ भी वीडियो आ सकती है, कुछ भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, और वो आपके रिडार को हमेशा जज करते रहते हैं। और आप किस रिडार के अंदर बैठे हो, यू डोंट नो अबाउट। और क्या है कि अभी मुझे लगता है कि इतनी डेवलप्ड इंटेलिजेंस या बुद्धि उनमें नहीं है कि वो गुड एंड बैड में से अच्छे से वो फिल्टर करके सिलेक्ट कर पाए। जब मुझे ये लगेगा, और मेरे लगने और ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टाइम आएगा जो मुझे इसके भी बियॉन्ड जाके उनको सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी, पर जब तक मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। राइट, सो इट मींस अगर उनके पास कम फैसिलिटीज होंगी तो वो ज्यादा फोकस रहेंगे अपने गोल के लिए, अपनी बातों के लिए। और ज्यादातर पेरेंट्स लाइक जो अभी रिसेंटली पेरेंट्स बने हैं, लाइक आफ्टर 20 के बाद जो लोग पेरेंट्स हैं, 2020 के बाद 2000 की जनरेशन जो है, वो लोग जो पेरेंट्स बने हैं उनका थॉट प्रोसेस एक अलग है। 90s के जो लोग हैं जो पेरेंट्स बने हैं, उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि उन्होंने एक अलग लाइफ देखी है। 2000 के लोगों ने एक अलग लाइफ देखी है, और जेन ज़ी जो 2010 के बाद जो पैदा हुए हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या है, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक। लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी काम हमारे अकेले के ऊपर आ जाता है, तो एक होता है मैनेजमेंट। और वैसे ही मैंने पूरा मैनेजमेंट ही मेरी माँ से सीखा है, क्योंकि उनके जैसा मैनेजमेंट मेरे सामने तो कोई है ही नहीं कि उनके जैसा। और एक्चुअली देखा जाए तो फीमेल के अंदर जो ताकत है मैनेजमेंट करने की, वो शायद किसी भी जनरेशन में या किसी भी जेंडर में एक्चुअली नहीं है। डेफिनेटली कि भाई वो कहते हैं कि भगवान के पास से ही वो मैनेजमेंट स्किल लेकर आई है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। डेफिनेटली। सो लाइक, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे पता है कि यू आर रनिंग 2 और 3 बिजनेस टुगेदर, आप अपनी फैमिली को भी संभाल रहे हैं, सब्जी भी आप खुद ही लेने जाते हैं, एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग। आप कैसे मैनेज करते हैं? लाइक एक छोटा सा ट्रिक है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पूछना इसीलिए था कि इतना सब करने के बाद भी आप बच्चों को वो फ्रीडम नहीं दे रहे, लाइक वो फोन नहीं दे रहे कि यू आर स्पेंड योर टाइम ऑन इट, कि भाई, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो खाना खिलाने के टाइम पे भाई शांति से खाना खा ले तो फोन पकड़ा देता है कि भाई फोन पकड़ ले और मैं फिर तुझे खाना खिला दूं, कि एटलीस्ट एक जगह शांति से बैठ जाए। लेकिन वो तो सही नहीं ही है, नहीं। वो भी ये जानते हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट डूइंग ऑन राइट वे, क्योंकि उनको जो राइट वे होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वी कैन टॉक अबाउट इट कि आप इसको बैलेंस कैसे करते हो, या आप क्या सोच के ये सारा काम मैनेज कर पाते हो, कैसे कर पाते हो? वैसे मेरे पास भी 24 ही घंटे हैं लेकिन मैंने ना बिल्कुल कॉन्शियसली उसे प्रोग्राम किया है। ओके। कि इतने आवर्स डेडिकेटेड है बिजनेस को, इतने डेडिकेटेड है बच्चों को। उस टाइम पे कोई बिजनेस नहीं करना है, कोई डील जा रही है तो जाए, बिकॉज बच्चे भी उतना ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी मेरा एक मिशन है कि वो सक्सेसफुल हो। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिस के काम, पैसे या उसके लिए मैं अपने बच्चों का टाइम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरा करना ही। अभी तो बहुत फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन भी बहुत कुछ घर पे मैनेज कर सकते हो। तो थोड़ी सी टेक सेवी भी हो गई हूँ मैं अभी। ब्लिंकिट एंड वो इंस्टामार्ट के बाद थोड़ा सा ये सब अब घर पे ही दे जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया, ये जो है इंटरनेट का, ये बहुत सारा फायदा भी है। तो बेसिकली उस इंटरनेट का अच्छा यूज भी आप कर सकते हो अपनी लाइफ को स्मूथली रन करने के लिए। हर जगह खुद जाने की जरूरत नहीं है। कभी सब्जियां घर पे भी आ जाती हैं, बिल्कुल ग्रोसरीज घर पे आ जाती हैं। तो लॉट कैन बी मैनेज्ड अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान आउट करके करो, प्रोग्राम करो अपने पूरे दिन को कि मुझे ये करना है, एंड देन यू टेल योर चिल्ड्रन एंड
योर पीपल हु लिव विथ यू इन वन हाउस, अगर सबका मत एक हो जाए, अगर सोच एक हो जाए कि हम किस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करके, सबको कोऑपरेशन देना पड़ेगा फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे को, तो इन दैट केस आई एम वेरी लकी। बच्चों को पता, उनका एक रूटीन बना दिया गया है। जैसे आपने कहा कि मैं बिजी रहती हूँ और बच्चे मेरे पीछे फ्री होते हैं, फिर भी उनके पास सेलफोन नहीं है, ये पॉइंट मेरे माइंड में आया था जो आपने कहा। मैंने उनको भी बिजी कर दिया। क्रिकेट एकेडमी जाते हैं, क्लासेस जाते हैं वेरियस, सो दे आर नॉट फ्री। इनफैक्ट मैं घर पे आके ऐसे वेट करती हूँ कई बार, तो बच्चों के लिए टाइम नहीं, बच्चों के पास टाइम नहीं मेरे लिए, राइट, कि वो मैं वेट करती हूँ कि बच्चा फ्री होगा, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो लाइक टेक की जगह फिजिकल एक्टिविटी आपने ज्यादा इन्वॉल्व की है कि भाई उनकी हेल्थ भी अच्छी हो और वो सारी चीजें, क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, कहीं ना कहीं आदमी रिलैक्स होना चाहता है। अरे लेकिन रिलैक्स के चक्कर में वो अपना ज्यादातर टाइम जो है ना वो गलत जगह स्पेंड कर रहा है। आपको पता है अभी रिसेंटली हम लोग बात कर रहे थे कि दो दोस्तों का झगड़ा हो जाता है। एक दोस्त ये सोचता है कि मैं अब इसको कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये जहां जाएगा ना मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और जो दूसरा दोस्त है ना, ये सोचता है इसने जो कर दिया वो कर दिया, मैं क्यों इसके पीछे टाइम वेस्ट करूं। There's like two different things, और वो जो दो डिफरेंट थिंग है ना वो इतनी ज्यादा अलग लेवल पर है। जो दोस्त उसको रोकने की कोशिश कर रहा था वो वहीं का वहीं रह गया, और जो दोस्त इसको छोड़ के या इसकी बातों को छोड़ के आगे निकल गया वो इतना आगे निकल गया कि अब वो आपका माइंडसेट ही आपको बनाता है। एग्जैक्टली आपका माइंडसेट क्या है। So रिवेंज कभी भी किसी का भला नहीं करता। एग्जैक्टली अभी रोड पे आप देखिए, पहले एक सिनेरियो था कि जहाँ पे लोग एक्सीडेंट होता था तो लोग खड़े होके देखते थे, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, अब एक्सीडेंट होता है तो लोग मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड करते हैं लेकिन कोई उठाता नहीं है। लेकिन आफ्टर दैट धीरे धीरे वो चीजें अब थोड़ा आ रही हैं कि अगर 4 लोग मोबाइल निकाल के रखे तो उसमें से एक तो ऐसा निकलेगा कि जाके उसको उठा देगा। मैं आपको बोलती हूँ नहीं पड़ेगा फर्क। आई ट्रूली एंड कंप्लीटली बिलीव, आप यकीन मानिए सब कुछ पुराना रिटर्न आने वाला है। हमारा फैशन, हमारे कपड़े, अब खाने के लिए भी हेल्दी हेल्दी करके लोग वापस जवार, बाजरा, रागी पे जा रहे हैं, स्प्राउट्स पे जा रहे हैं, ठीक है, घर के खाने पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हेल्थ में भी हम एक्चुअली पीछे जा रहे हैं, जहां से हमारी मम्मियों ने शुरू किया था भाकरी खाना, जवार बाजरा की एंड ऑल दैट, दाल, लेंटिल्स वगैरह। हम पहचान रहे हैं अभी कि हमारा जो क्रॉप है, इंडियन ट्रेडिशनल क्रॉप जो उगता है, वही अपन को हेल्थ अच्छी दे पाएगा। अब फैशन में भी हम थोड़े से ऐसे हो गए कि वी आर इंडियंस। जब से एक्चुअली बीजेपी सरकार ने ग्लोबली इंडिया को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, इंडिया 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 बहुत जगह हो गया है। मोदी जी ने भी इतने सारे टूर्स किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बाद मोदी मोदी इंडिया इंडिया ज्यादा हो गया, ये तो हम मानते ही हैं। तो उसके बाद है ना ट्रेडिशनल वेयर का भी बहुत ज्यादा वापस से कल्चर आ रहा है। लोग अब लड़के धोती और कुर्ता पहन के दिखते हैं मोस्टली फंक्शंस में, रादर देन ब्लेजर एंड ऑल। वो कोशिश करते हैं कि भाई अपने इंडियन ट्रेडिशनल को रिप्रेजेंट करें। बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम फैशन में भी पीछे जा रहे हैं, अब पुराने जमाने में जा रहे हैं, खाने में भी जा रहे हैं। तो उस तरीके से अभी, और सिंपल लाइफ में भी अब लोग बिलीव करने लगे। जैसे कि अब बोलते हैं ना लोग कि भाई आप शाम के बाद खाना मत खाइए, सनसेट के बाद, आप सनसेट से पहले खाइए, यानी कि समवेयर आयुर्वेदा एंड ऑल इज कमिंग बैक इन आयुर्वेदा। ये जो बात की बात है, पहले ये होता था कि भाई लाइट होती नहीं थी, तो उजाले में हम लोग देख के खाना खा लेते थे, अंधेरा हुआ मतलब सोने का टाइम हो गया। तो पहले जो समय चलता था, खाने का वक्त जो था ना वो ऐसे था कि उजाले में अगर अपन खा लें तो आसानी से खा पाएंगे, अच्छे से खा पाएंगे। इसलिए हमारा खाना जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता था कि सोने के टाइम से डिफरेंस आ जाता था, 2-3 घंटे 4 घंटे का डिफरेंस आ जाता था। तो लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आता। आज डॉक्टर बोल बोल के मर जाते हैं कि आपके सोने और खाने के बीच में कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप हो। सी आई टेल यू, उस कल्चर में भी हम वापस जा रहे हैं जब गाँव में होता था पहले, ठीक है, कि अर्ली डिनर, अर्ली गो टू बेड, अर्ली वेक अप अर्ली। आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सुबह उठ के जॉगिंग, वॉकिंग, योगा, जहां भी एरोबिक्स, जिम जाते हैं, तो वो जल्दी सोने भी लगे हैं, जल्दी खाने लगे हैं डिनर। तो कहीं ना कहीं अब हम जा रहे हैं पीछे, और वो बहुत अच्छी बात है जो हम अपने रूट्स पे जा रहे हैं वापस। क्योंकि इंसान है ना, ये फैड और ये यूरोपियन कल्चर कर करके थक भी जाता है। सही बात है। जैसे वो जो
अब उसका खुद का है ही नहीं, हाँ। तो वो नाटक करेगा तो कब तक करेगा? नाटक एक टाइम तक अच्छा लगता है। लाइक अगर किसी के कल्चर को हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो तब तक ही कर पाएंगे जब तक हम उसको बेयर कर सकते हैं। उसका बाकी नशा होता है, नशा होता है, नशा उतर गया तो यू आर बैक टू योर रूट्स अगेन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यही प्रमोट करते हैं कि जैसे अक्षय कुमार हैं, बहुत फिटनेस कॉन्शियस हैं, टाइगर श्रॉफ है, जो भी है ऐसे फ्यू ऑफ देम, वो भी बोलते हैं कि अर्ली डिनर, अर्ली गो टू बेड अर्ली, वेक अप अर्ली, सब कुछ आप देखिए उगता हुआ सूरज रोज, वो इम्पोर्टेंट है। राइट। अब तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप रिसेंटली कर रहे हैं? I have put my hand in too many baskets। अच्छा। थोड़ा है ऐसा। हाँ। क्योंकि बेसिकली देखिए मेरा टेक्सटाइल का है, राइट, इम्पोर्टेड फैब्रिक्स का हाँ, है, वो तो आपका सबसे पहला वो तो वाला। सबसे पहला और सबसे क्लोज टू माय हार्ट, और जिसने मुझे ये बनाया है जहाँ मैं आपके सामने यहाँ बैठ पाई हूँ, तो उसकी वजह से, जिसकी वजह से मुझे फेम मिला, जितनी ग्लोरी मिली, जितना अप्रिसिएशन मिला समाज में, मुझे रिकग्नाइजेशन मिला, अवार्ड्स मिले कई सारे, तो वो उस व्यापार की वजह से मिले। कि वी इंपोर्ट फैब्रिक्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक वियतनाम, चाइना एक्सेट्रा, एंड वी आर सेलिंग इट हियर ऑल ओवर इंडिया। वो मेरा सबसे बढ़िया और सबसे पहला बिजनेस है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये एक बात बहुत ही ट्रू है कि यू शुड नेवर हैच ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप सारे एग्स अगर एक बास्केट में रखोगे, कुछ भी हो गया तो बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है। हाँ। तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा व्यापार और करने चाहिए इन डिफरेंट जर्नल्स। तो मैंने अब कैफे में भी अब मेरा एक अपकमिंग कैफे है, मेरा एक कैफे आ रहा है बहुत यूथ सेंट्रिक, और ये जेन जी लोगों को जो समझ में आए उस तरह का कैफे। तो उसमें बाजरे की रोटी वगैरह मिलती नहीं? नहीं, क्योंकि मैं जेन जीज को बाजरे की रोटी तो उनकी मम्मियां ही खिलाएं। वो ज्यादा बेटर है। तो है थोड़ा जेन जी टाइप का, यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने वाला टीनेज कैफे है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, कॉन्सेप्चुअल कैफे है वो, जिसमें एक कैफे के साथ फ्लोरिस्ट की दुकान भी है। ओके। फ्लोरिस्ट एंड कैफे टुगेदर, यूरोप का कल्चर है। ओके। तो वो है। उसके अलावा मैंने बीच में लॉन्ड्रीज भी इंपोर्ट की थी, जो कि मल्टीपल बिजनेस कमिटमेंट्स, सिंगल हैंडेडली लुकिंग आफ्टर योर फैमिली एंड चिल्ड्रन की वजह से वो मैनेज नहीं कर पाई, लेकिन उस बिजनेस में भी स्कोप है। अगर कोई लॉन्ड्रीज इंपोर्ट करके अगर इंडिया में करता है तो बहुत ही स्कोप है उस बिजनेस में। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जो और भी प्रोजेक्ट्स है आगे आने वाले, वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी। एक प्रोजेक्ट है और मतलब ये 3-4 चीजें बिजनेस तो हैं ही जो आप कर रहे हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ऐसा तो कुछ है नहीं। बस जस्ट टेल मी वन थिंग कि भाई अब ये जो सारे बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि आपको नहीं आता और आपको सीखना पड़ेगा इन फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए? ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि यार मुझे अब ये सीखना पड़ेगा जो अब तक नहीं था मेरे पास, या फिर था बट उस लेवल पे नहीं था? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं लैग करती हूँ, या मेरी जनरेशन के लोग लैग करते होंगे, क्योंकि हमारे समय इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इतना इंटरनेट का एक्सपोजर नहीं था। तो अभी नए नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं जिसमें आप अपना B2B, B2C मार्केटिंग और सेल्स आप कर सकते हो। इंटरनेट पे ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी पूरी जानकारी रखना, क्योंकि अब हमें जो ट्रेडिशनल बेचने का तरीका, जैसे मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कहा कि सेल्स में मैं बहुत स्मार्ट थी, ये थी वो थी, जो भी था, वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग है। 1-to-1 आप किसी से मिलते हो, बात करके बेच रहे हो, कन्विंस करते हो, वो जाता है, आप बेच रहे हो, आप उसके घर जा रहे हो या आपके पास आ रहा है, या आप उसके ऑफिस जा रहे हो, आपके ऑफिस आ रहा है। लेकिन अब उतना काफी नहीं है। अगर आप एक क्वांटम सेल करना चाहते हो तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा बहुत दूर दूर तक लोगों, स्ट्रेंजर पॉपुलेशन में, जिनको आप नहीं जानते फेस टू फेस। वो इंटरनेट के जरिए जिस तरह से होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वेरियस न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग जो इंट्रोड्यूस हुआ है अभी, वो सीखना पड़ेगा। एंड दैट्स टेक्नोलॉजी, दैट्स न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें मुझे लगता है कि मैं लैग करती हूँ। मुझे उसमें और थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए और नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए। वो है मेरा एक वीक पॉइंट, बिकॉज सी वी आर कमिंग फ्रॉम 90s। उस जमाने में इतना बहुत सब कंप्यूटर स्कूल में होते थे, 2-4 स्कूल में होते थे, और घर में तो होते ही नहीं थे, फोन तो थे ही नहीं। फोन तो थे ही नहीं अपने पास तो, और इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। इंटरनेट तो वाव हो जाता था कि हाँ बहुत बड़ा इंटरनेट चीज है। तो उसके लिए तो स्पेशली हम लोग यूज करने जाते थे कैफेज में। HTML के जो सब्जेक्ट
था कंप्यूटर का, उसमें HTML आता था, तो उस HTML को यूज करने के लिए हमको कैफे जाना पड़ता था। वो क्या साइबर कैफे वो उस टाइम पे कैफे वो था। हाँ, तो आज का कैफे बदल गया है। आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा है, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है, अमेजिंग, अगर आपको लेकिन पिच करना नहीं आता है मार्केट में अलग अलग नए तरीकों से, जो ये जेन जीज को पता होता है, तो उनसे काफी सीखने लायक है, ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो बहुत सीखना अभी बाकी है। चलो ग्रेट, तो आशा करते हैं कि आप भी सीखो और हमको भी सिखाते रहो। एंड यस, अब आपकी तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है एंड हमारा चैनल जो है वो बहुत ही नया सा है, यूं कह सकते हैं। हालांकि हम लोग मेहनत बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट वो कहते हैं ना कि जो मजबूत चीज है उसको जड़ पकड़ने में भी टाइम लगता है और ग्रो करने में भी टाइम लगता है। तो वैसा ही कुछ हमारा एजुकेशन चैनल है, तो अगर आप अपील कर देंगे तो शायद थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। सो देखिए, आपका चैनल नया होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको जानती हूँ पर्सनली भी, आप जिस तरह के इंसान है, जैसी आपकी सोच है, जो आप एक्चुअली इस चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं इस पॉडकास्ट या इंटरव्यूज के जरिए, आपके चैनल के जरिए आप यंगस्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं फॉर फ्यूचर। दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डू दैट। तो नया है चैनल, पर बहुत दमदार चैनल है बॉस, ये बहुत हिट होने वाला है। ये I am approving। आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया? मैंने बिल्कुल किया हुआ है सब्सक्राइब, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अगर इतना बिलीफ और ये ना हो इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे, तो मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मेरा पूरा सपोर्ट और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत दूर तक जाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स, माय प्लेजर, एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो। हाँ, क्या टाइम उसे खुद पे था यकीन, कोई श्योर नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों की फिक्र